तो प्रतीक अपने बारे में बताएंगे ज़रा। नमस्ते सर, मैं प्रतीक। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, भुसावल से। और मैं हम्म। एक सीआरओ में काम करता हूँ, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में उनके, और हम्म। उनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और ओके। हम लोग केस प्रोसेसिंग करते हैं मेनली, हम्म। किसी भी सब्जेक्ट का। और उसके स्टडीज जो होते हैं सब्जेक्ट्स के, वो हम प्रोसेस करते हैं। उसमें नैरेटिव ठीक राइटिंग है। आता है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन आता है। उसके हम्म। बाद एसटीएनआर रिव्यू होता है, सेफ्टी नोटिफिकेशन रिव्यू जो होता है वो हम करते हैं। ठीक है। तो प्रतीक वर्क पे जाने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि प्रतीक आपने मतलब आपकी एजुकेशन क्या है, आप कब से पास आउट हुए, एंड फिर आप फार्माकोविजिलेंस, जैसे फार्माकोविजिलेंस काफ़ी अलग फील्ड है, राइट? आपको राइट कैसे इस चीज़ के बारे में आइडिया आया, मतलब किसी रिलेटिव कजिन्स के थ्रू, एंड कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की? सर। तो सर मैं एमएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ। मैंने मास्टर्स बड़ौदा से किया है, एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ हम्म। बड़ौदा। और मैंने 1 साल का मुझे एक्सपीरियंस है सीएसआर लेबोरेटरी में, जो कि एक गुजरात में भावनगर जिले में है। और फिर हम्म। मैंने लॉकडाउन जैसे ही हुआ वैसे ही मैंने आईटी इंडस्ट्री में स्विच करना चाहा। तो उसी दौरान हम्म। मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे, और मैंने कुछ यूडेमी और बाकी साइट से थोड़ा बहुत पढ़ाई की। हम्म। फार्माकोविजिलेंस जाना, और मुझे आईटी में स्विच करना था, तो मुझे एक इजीएस्ट वे ये लगा कि हम फार्माकोविजिलेंस में शिफ्ट हो सकते हैं। तो मैंने जॉब नौकरी.com पर थोड़ा बहुत सर्च किया, और monster.com पर थोड़ा सर्च किया। तो मुझे कुछ एचआर से कनेक्ट हुआ, एचआर का कॉल आया मुझे, और उस दौरान मेरा सिलेक्शन हो गया सीआरओ में, फार्माकोविजिलेंस। ओके। एंड प्रतीक करंटली आप कहाँ पे रह रहे हो? मैं भी सर भुसावल में रह रहा हूँ, महाराष्ट्र भुसावल। अच्छा, इट मीन्स वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सर। एक तो साल से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। यानी मेरे ख्याल से इस हिसाब से जब से आपने ज्वाइन किया तब से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हो। जी सर। प्रतीक अब वर्क पे आते हैं, तो फार्माकोविजिलेंस में जो आपका रोल है, तो फार्माकोविजिलेंस क्या है, एक डिपार्टमेंट है या क्या है? सर फार्माकोविजिलेंस एक यूनिट है, डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप। हम्म। क्लिनिकल रिसर्च का हम जिसमें काम करते हैं उसका मेडिकल डिवाइसेस उसका यूनिट है। तो हम्म। मेडिकल डिवाइसेस में आते हैं बॉल्स, आते हैं स्टेंट्स, आते हैं हार्ट स्टेंट्स। उसके बाद इंजेक्शंस आते हैं अपने, जो हम लगाते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसा सब कुछ मेडिकल डिवाइसेस में जितने डिवाइसेस है, इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, हाँ। वो हाँ वो आते हैं। तो उसका हम स्टडी करते हैं। और क्लिनिकल रिसर्च में हम फेज 4 पे ट्राई करते हैं कि मार्केट में लॉन्च होने से पहले है जिस सब्जेक्ट पे ये ट्राई किया जाता है, और उसकी इफिकेसी और सेफ्टी उसको हम ये करते हैं, असेसमेंट करते हैं उसका। ओके। सो बेसिकली आप जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल डिवाइसेस, यस सर, इक्विपमेंट्स पे। हाँ, तो इसमें आपके वर्क में क्या इंक्लूड होता है? क्या आपको कुछ फिजिकल काम होता है, कि मतलब जैसे आपने बताया वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बट आपका जी। जो डीलिंग है वो इक्विपमेंट के साथ है, तो आप इसमें ऑनलाइन कैसे करते हो प्रतीक? जी सर, हम पहले स्टार्टिंग में से हमको सपोर्ट रहता है, मेडिटर रे हम्म। उसका नाम है। वो डिसॉल्ट हम्म। सिस्टम का है, उसमें से हम डेटा प्रोसेस करते हैं आर्गस में। आर्गस एक सॉफ्टवेयर है ओरेकल का। तो उसमें हम स्टार्टिंग में से केस प्रोसेसिंग करते हैं, केस प्रोसेसिंग ओके। मतलब केस एंट्री। प्रतीक, हाँ सर, आपने पहले बोला मेडिडेटा रे, अरे जी तो सिस्टम। मेडिडेटा रे एक्चुअली है क्या, पहले वो बताइए। मेडिटर रे सर एक डेटा मैनेजमेंट टूल है, हम्म। जिसमें से पेशेंट का डेटा जो होता है, सब्जेक्ट का डेटा जो होता है, वो जो मेडिकल सेंटर्स है, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में जितने जितने भी हैं, वो सब हम्म। डेटा उनका फीड होता है मेटा रेव हम्म। में। और हम हम्म। उनका केस प्रोसेसिंग करते हैं आर्गस में, जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर है। ओके। एक एक तो टाइप की एक, रिपोजिटरी कह सकते हैं उसको आप, ओके, रिपोजिटरी एक। ठीक है। तो आपका मेन रोल क्या है इसमें? सर हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैं। और प्रोडक्शन हम्म। डिपार्टमेंट का रोल ये होता है कि केस प्रोसेसिंग करना, केस एंट्रीज करना। उसके हम्म। बाद उसका नैरेटिव करना। नैरेटिव मतलब जो पेशेंट को मेडिकल हिस्ट्री जो भी है उसके हम्म। उसमें जो है, उसके बाद उसका प्रेजेंटिंग कंडीशन क्या है, उसको जो हुआ है, मतलब हाइपरटेंशन है, या फिर कोई मेडिकल हार्ट डिजीज हुआ है, या फिर हार्ट का अटैक आ गया है उसको। तो हम लोग उसको ये करते हैं मेडिकल डिवाइसेस में, जिसका हम स्टेंट में यूज कर सकते हैं। स्टेंट यूज कर सकते हैं हार्ट के इसमें, पेशेंट के हार्ट में। तो मेरा रोल यही है कि हम लोग केस प्रोसेसिंग के साथ
नैरेटिव राइटिंग, डॉसियर प्रिपरेशन मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है पेशेंट का, तो उसका हम लोग वो भी करते हैं। ओके, तो आपने ये जो ये अभी जो बोला उससे मुझे याद आया कि एक फॉर्म होता है केस रिपोर्ट फॉर्म जिसमें यस पेशेंट सर, की डिटेल होती है, राइट? राइट, आप राइट सर। उसी फॉर्म की बात कर रहे हो अभी? जी सर, केस रिपोर्ट फॉर्म जो होता है वो मेटा रेव में होता है, जो ओके। एडीसी होता है, एडिट डेटा कैप्चर बोलते हैं उसको। या, हम्म। तो उसमें ठीक होता है। है। तो मतलब पहले मतलब ये जो सीआरएफ होता है दो तरह के होते हैं, एक तो ई सीआरएफ और सीआरएफ। राइट सर। तो मतलब सीआरएफ से डेटा आप बोल रहे हो कि मतलब ये मतलब ऑनलाइन किया जाता है, राइट? जो आपने ऑनलाइन बोला करते हैं। मेडिडेटा रेव में डाला जाता है। जी सर, जी। कि पहले ये फिजिकल फॉर्म होता है, फिर इसको ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन करते हैं। डेटा ऑनलाइन करते हैं, फिर वहां से प्रोसेसिंग करते हैं। जी सर। ओके। तो आप क्या करते हो, मतलब ये जो समझो आपको जो आपका काम कहाँ से शुरू होता है प्रतीक? आपके पास ऑलरेडी डेटा आ चुका होता है तब शुरू होता है कि आप डेटा एंटर करते हो डेटा रेव हम में? हम लोग डेटा लेते हैं रेव से, मेटा रेव से, जो ईसीआरएफ है, और वहां से हम प्रोसेस करते हैं वो डेटा को आर्गस में, जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर है उसमें। और तो मेडिडेटा रेव में ऑलरेडी वो डेटा होता है, ठीक है, जो जी, सीआरएफ का डेटा केस रिपोर्ट फॉर्म का। एंड वो जी, जी, रेगुलर अपडेट होता रहता है बिकॉज हर फेज पे वो होता है तो। जी सर, जी, रेगुलर अपडेट होता है, क्योंकि हम ये हमारा जो स्टडी है वो 10 ईयर का है। तो अभी हम ओके। स्टार्ट किए हुए 2 ही साल हुए हैं। तो उसको जो पेशेंट को जो भी होगा, तो 10 साल में उसको असेस किया जाएगा कि ये पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई एडवर्स इवेंट हुआ है इस मेडिकल डिवाइस के कारण, तो उसको हम असेस करते हैं उसमें। ओके। सो मेडिडेटा रेव में वो डेटा आप मतलब रेगुलर अपडेट हो रहा है, आपके पास आ रहा है। फिर आप ऑर्गस जो बोल रहे हो उसमें आप क्या करते हो? उसमें हम प्रोसेस करते हैं सर, एंट्री करते हैं पहले। उसके बाद हमको हम्म। एससीएनआर जो होता है, सेफ्टी इवेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट, उसके थ्रू हम्म। हमको ट्रिगर आते हैं कि इस फॉर्म में, ईसीआरएफ फॉर्म में ये ट्रिगर आया है। तो हम लोग हम्म। वो ट्रिगर लेके अपडेट करते हैं आर्गस में। ऐसा। ट्रिगर मीन्स प्रतीक, मैं समझा नहीं क्लियरली। ट्रिगर मीन्स नोटिफिकेशन आते हैं ना हमको, जो मोबाइल में आते हैं सिंपली, अगर ओके। हम कह सकते हैं तो वो ओके। नोटिफिकेशन आते हैं हमको एससीएनआर थ्रू। एससीएनआर मतलब सेफ्टी इवेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट। तो वो लोग वो हम अपडेट करते हैं आर्गस में, जो होता है अपना ठीक है। ओरेकल। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में पूछ रहा हूँ प्रतीक बिकॉज मुझे भी डिटेल में आइडिया नहीं है, सो मैं और पूछूंगा। तो इसमें समझो मेरी डेटा रेव में डेटा आया, ठीक है, वहां तक जी। उसका रोल समझ आया मेरी डेटा रेव का। अब ऑर्गस में उससे हमको क्या बेनिफिट होता है, यानी वो प्रोसेस करने से व्हाट इज द आउटकम? आप स्टैंडर्डाइज करते हो उस डेटा को, मेरी डेटा रेव के डेटा को कुछ एकदम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रेडी करते हो, और व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गस? ओके, सो आर्गस एक रिपोजिटरी है सर, ओरेकल की। हम्म। रिपोजिटरी मतलब ये होता है कि हमारा तिजोरी होती है, वैसे एक रिपोजिटरी होती है आर्गस की। हम्म। तो उसको हम पेशेंट का डेटा जो होता है वो नैरेटिव राइटिंग में लिख के रखते हैं उस आर्गस में। हम्म। मेडिटा रेव हम्म। में ऐसी ये नहीं है, नैरेटिव राइटिंग लिख के उसमें ऐसे इंतजाम नहीं है उसमें। बट आर्गस में ये ओके। इंतजाम है कि हम उसका नैरेटिव राइटिंग कर सकते हैं, मतलब मेडिकल हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंटिंग कंडीशन तक उसका जो भी है, तो उसमें हम कर सकते हैं ऐसा। ओके, अभी थोड़ा क्लियर समझ आया प्रतीक। सो जी। उसके बाद ठीक है, ऑर्गस में ये आपने किया नरेटिव राइटिंग, एंड थोड़ा डिटेल में आप काम कर सकते हो, राइट, ऑर्गस में राइट, ईवेंटी से। राइट। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, इसके बाद आप क्या करते हो, या कोई और टीम हैंडल करती है इसके बाद का काम? यस सर, हम लिखने के बाद, नैरेटिव लिखने के बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं मेडिकल रिव्यू के लिए, जो एमआर हम्म। करता है। और एमआर जो होते हैं वो आउटसोर्सिंग, मतलब जो बाहर के होते हैं, यूएस का वगैरह, वो चेक करते हैं पूरा कि नैरेटिव राइटिंग ठीक है कि नहीं, केस बराबर से प्रोसेस किया है कि नहीं। वो चेक करने के हम्म। बाद जाता है एडजुडिकेशन में। एडजुडिकेशन का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का सही से क्रोनोलॉजिकल वे से उनका ये हुआ है कि नहीं, मतलब नंबरिंग हुआ है कि नहीं ठीक से, और उस हिसाब हम्म। से वो जाता है रिपोजिटरी में उसके बाद, मतलब क्लोजिंग ऑफ द ओके। केस, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका रोल रहता है। सो हाँ, इसके मेरा बाद रोल। का पता प्रभु कि इसके बाद क्या होता है, जैसे आपने बताया मेरी डेटा रेव से ऑर्गस में गया, वहां आपने नरेटिव राइटिंग किया, फिर वो रिव्यू के लिए गया, राइट? राइट सर। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, अगर कुछ फीडबैक आया, कुछ चेंज आया, तो आप उसमें चेंज करोगे? चेंज कर सकते हैं सर, यस, डेफिनेटली। ओके। एंड अगर वो अप्रूव हो गया, देन व्हाट इज द प्रोसेस? अप्रूव होने के बाद जाता है रिपोजिटरी में, और कुछ नोटिफिकेशन आया बाद में तो हम उसको
वो जो होती है केस वो लॉक हो जाती है केस, बट वो उसको हम खोल के फिर से उसको ये कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं केस में, और उसके बाद हमको नैरेटिव भी अपडेट करना होता है उस हिसाब से, और फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं केस को। Talking about the interviews, and if the interview was easy, or if you can share some tips who is planning to go for this particular role, pharmacovigilance. राइट, ओके, सो मुझे पता नहीं था सर कि ये इंटरव्यू जो है वो 3 स्टेप्स में होने वाला था। लाइक 3 स्टेप्स में हुआ ये इंटरव्यू मेरा। फर्स्ट वन इज़ एचआर राउंड, सेकंड वन इज़ टेक्निकल राउंड, एंड थर्ड वन इज़ फिर से एचआर राउंड जो होता है लास्ट में, पैनल डिस्कशन होता है वगैरह। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कॉल किया, तो एचआर ने मुझे स्क्रीनिंग के लिए कॉल किया कि आप क्या करते हैं, कहाँ से है, क्या पढ़ाई हुई है आपकी, तो ये सब उन्होंने मुझे पूछा। उसके बाद मतलब सेकंड डे ही मेरा टेक्निकल राउंड हुआ, उसमें 3 मैनेजर्स थे, और उन्होंने मुझे पार्ट बाय पार्ट पूछा क्वेश्चन, और वो मेरा इंटरव्यू चला लगभग 30 टू 35 मिनट्स चला। उसमें पूरे टेक्निकल क्वेश्चन्स उन्होंने मुझे पूछे, लाइक व्हाट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस एंड व्हाई यू वांट टू एंटर इनटू द फार्माकोविजिलेंस, ये सब पूछा। उसके बाद थोड़े बहुत क्लिनिकल रिसर्च के क्वेश्चंस पूछे, जो बेसिक बेसिक होते हैं वो, और उन्होंने मुझे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे, लाइक थोड़े बहुत कह सकते हैं हम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड जज करने के लिए आपका, ऐसा। Okay. या So Pratik, one more thing, ये जो आपका इंटरव्यू हुआ था फ्रेशर बेस पे हुआ था या एक्सपीरियंस बेस पे? बिकॉज आपने बताया 1 साल आपने शायद वडोदरा में काम किया था, राइट? सर, यस सर, मैंने भावनगर में काम किया था सीएसआर लेबोरेटरी में, तो वो मेरा ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम था, 1 साल का मुझे ओके, कॉन्ट्रैक्ट था, और जैसे कोविड स्टार्ट हुआ वैसे ही मेरा वो जॉब ये हो गया, मतलब छोड़ दिया था। तो ये जो लाइक मैंने ज्वाइन किया है वो सेफ्टी एसोसिएट ट्रेनिंग के इसमें ज्वाइन किया है पोजीशन में। ओके। तो ये एज अ आपका फ्रेशर वहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था, राइट? एज राइट अ, सर, राइट। एंड आपका प्रोफाइल है एग्जैक्टली जैसे ये डिपार्टमेंट फार्माकोविजिलेंस है, एंड व्हाट इज योर प्रोफाइल एग्जैक्टली? ओके, सो माय प्रोफाइल इज सेफ्टी एसोसिएट ट्रेनिंग। जनरली फार्माकोविजिलेंस में प्रोफाइल होती है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट ट्रेनिंग और ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, बट मेरा जो है वो सेफ्टी एसोसिएट है ओनली, नॉट ड्रग, बिकॉज हम लोग मेडिकल डिवाइसेस पे काम करते हैं, और ओके, हम लोग कभी कभी मिक्स काम भी करते हैं, लाइक ड्रग्स का भी करते हैं और मेडिकल डिवाइसेस का भी करते हैं, इसलिए जनरलाइज टर्म में उन्होंने मुझे सेफ्टी एसोसिएट ट्रेनिंग के तौर पर अपॉर्चुनिटी दी है। ओके, ओके। या एंड कमिंग टू द लाइक प्रतीक, एकदम जो हॉट टॉपिक होता है किसी भी फ्रेशर के मन में, सैलरीज। या तो कुछ आइडिया दोगे प्रतीक, एक फ्रेशर की सैलरी वो कितनी एज्यूम कर सकता है, नॉट आपकी सैलरी से, एक अगर आपको कुछ आइडिया हो कि इस प्रोफाइल पे एक ड्रग सेफ्टी एसोसिएट या सेफ्टी एसोसिएट को कितनी सैलरीज मिल सकती हैं इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर? राइट, ओके, सो सीआरओस में मोस्टली सर सैलरीज रहती है 2.5 से 4 तक, 4 एलपीए। और जो सर्विस कंपनीज होती है, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया और टीसीएस हो गया है, इसमें हम बोल सकते हैं कि फ्रेशर्स के लिए रहता है पैकेज 2.5 टू 3.5 तक मोस्टली। तो ओके, या तो 2.5 से लेके अराउंड 4 तक एज्यूम कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। फ्रेशर। एंड प्रतीक, वन मोर थिंग, सो कमिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, आपने वर्क तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे या होता है, क्या होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे, हाउ डू यू फील लाइक, एक चीज तो है क्लिनिकल ट्रायल्स है, सो यू लर्न अ लॉट, या करेक्ट, you learn a lot new things which maybe the world is unaware, लोगों को करेक्ट, शायद नहीं पता होगा, राइट, because you are contributing in something directly or करेक्ट। indirectly. So Pratik, but in the end of the day, how is your satisfaction like? आपको कैसा फील होता है? And या so I'd like to know about that, your experience. या ओके, सो वर्क इज गुड, अच्छा काम है फिलहाल तो, और उसमें बहुत सीखने को मिल रहा है, लाइक क्लिनिकल पेजेस जो होते हैं 1 2 3 एंड 4, उसमें जो भी डेटा आता है सब कुछ हम प्रोसेस करते हैं, और काम जो होता है डेडलाइन के, हम जो होते हैं प्रोडक्टिव डेडलाइन, उसमें थोड़ा बहुत वर्क तो रहता है, थोड़ा प्रेशर तो रहता है, बट हो जाता है, लाइक Okay. काम काम So हो जाता है। okay.
एंड कमिंग टू वर्किंग आवर्स प्रतीक, मतलब कभी कभार एक्सटेंड करने पड़ते हैं मोस्ट प्रोबब्ली, या कैसा रहता है? या वर्क वर्क आवर्स जो होते हैं वो करने पड़ते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट हर रोज़ नहीं, बट कभी-कभी आप करने पड़ते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो, अगर कुछ फेसेस होते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, और लीड भी होता है हमारे साथ, जो मदद भी करता है हमको कभी-कभी सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा बहुत ये होता है, प्रेशर तो बना रहता है थोड़ा बहुत। ओके, कभी कभार हाँ, डिपेंड करता है कि सबमिशंस है या क्या टाइमलाइंस है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेशर प्रेशर बना रहता है। रहता है, टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है। यस सर, यस। एंड कितने आवर्स की वर्किंग है प्रतीक आपकी? सर मेरी 10 आवर्स की वर्किंग है, अभी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरी ऑफ़िशियल वर्किंग जो है वो 8.5 आवर्स की वर्किंग है। बट सब कुछ मिला के जो होता है, हम टाइम मतलब ये लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो उसमें 10 आवर्स हो जाते हैं ऑफ़िशियल वर्किंग मेरा। यस। ओके ओके, तो आई थिंक 10 आवर्स के बाद तो थोड़ा सा आपको हाँ, रिलैक्स होने का, इजली यू माइट बी फीलिंग कि आप थोड़ा आराम करते हैं। हाँ। ओके, यस। एंड प्रतीक, दिस वाज अबाउट द, आपने वर्किंग के बारे में बताया। सो प्रतीक, एज एज लाइक कमिंग टू दिस, बिसाइड दिस वर्क, आप एक प्रतीक हो, सो हाउ अबाउट प्रतीक, एज अ प्रतीक, व्हाट यू लाइक टू डू, एंड एनी पैशन और लाइक एनी प्लान्स? Yeah, so I like to play a lot, like, I like to play badminton in the court. मैंने कॉलेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ओके। मुझे बहुत खेलना अच्छा लगता है, और रीडिंग कम करता हूँ, बट ठीक है, मतलब मूवीज़ देखता हूँ, थोड़ा बहुत चिल आउट करता हूँ फ्रेंड्स के साथ, ऐसा सब कुछ है। ओके ओके, या so and any kind of passion like you like to do, like बहुत लोगों को dancing, like speaking or communicating, or like या guitar, singing, या ऐसा कुछ है प्रतीक? आई कैन प्ले कैसियो, सिंथेसाइज़र, सिंथेसाइज़र आई कैन प्ले। Yes, Yeah, yes, yes. yeah. But I like to play, like, I like to do physical activity more, like playing, or yeah. Okay. So And like, how about your plans, Pratik? If you can tell a little bit, what you're planning. Like currently, as of now, you're working in, like आप काम कर रहे हो फार्माकोविजिलेंस में। yeah, आपने आगे क्या सोच रखा है इस चीज को लेके? लाइक यू वांट टू, यू आर प्लानिंग टू गो लाइक आउट ऑफ इंडिया, और हाउ इट इज? yeah. अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे, तो मुझे ज़रूर मैं उसके लिए परस्यू करना चाहूँगा। क्योंकि क्या है कि सर, हम लोग अपने इसमें कंफर्ट ज़ोन में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा चल रहा है सब कुछ। बट इट्स नॉट बेटर फॉर फ्यूचर थिंग्स। तो हम जितना हम लोग परस्यू कर सकेंगे आगे जाके, आगे फ्यूचर में फॉरेन में जाएँगे, तो हमको नए-नए लोग मिलेंगे, नए-नए उनका एक्सपीरियंस आएँगे। मैं जब मेरे होम टाउन से बाहर निकला, तो मुझे नए-नए एक्सपीरियंस आए, अच्छे भी थे, बुरे भी थे। तो इट्स मुझे वो ग्रोथ करने से अच्छा मुझे महसूस हुआ कि हाँ, ग्रोथ हो रही है मेरी। एज़ अ पर्सन, एज़ अ आई कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन माय ओन। सो ये बात बहुत अच्छी है कि अगर हम बाहर भी जाते हैं कोई फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हमारी इंग्लिश, चलो लैंग्वेज एक ठीक है, एक अच्छी, बट आप उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग नए-नए लोगों से कनेक्ट होते हैं, और सब कुछ अच्छा कर पाते हैं। अच्छा, नए लोगों से बात करना, एक्सप्लोर करना, लाइक दैट इज अ या ग्रेट थिंग एक्चुअली। या ये मैंने भी नोटिस किया प्रतीक, जब मैं बड़ोदरा से बैंगलोर गया, फिर बैंगलोर से हैदराबाद गया, एंड कुछ टाइम के लिए मैं इंटरव्यू देने गया था कोची केरला में, ओके। एंड दैट वाज आईक्यू है। उनका ओह! कोची में बहुत अच्छा ऑफिस है, लाइक ओके। इट्स लाइक यस, यस। 5 स्टार होटल। यस सर। या तो बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आई गॉट लाइक आफ्टर सीइंग दिस मच बिग बिल्डिंग, और मैं वापस आ गया। सो आई फेल्ट एट दैट टाइम कि थोड़ा सा या डिमोटिवेटिंग लगा, बट वी लर्न अ लॉट विद या टाइम। मैंने बहुत इधर कुछ सीखा, और वो टोटली एक अलग जर्नी थी। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, एंड वही सीधा आईक्यू में हुआ था, या एंड तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं था, बट या दैट वाज अ गुड थिंग। सो एंड एट द एंड प्रतीक, एक चीज जैसे फार्माकोविजिलेंस के लिए किसी को भी ये ड्रग सेफ्टी एसोसिएट या सेफ्टी एसोसिएट के लिए किसी को प्रिपरेशन करनी है राइट। इसके इंटरव्यूज के लिए, सो व्हाट यू यू विल सजेस्ट, आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या चीजें हैं जिन पे उनको काम करना चाहिए,
या क्या चीज़ें उनको सीखनी चाहिए, और या तो कोई सॉफ्टवेयर है तो क्या सॉफ्टवेयर उनको सीखना चाहिए। ओके सर, तो इसमें फार्माकोविजिलेंस में पीवी में 2 मेन सॉफ्टवेयर्स है। एक है डेसॉल्ट सिस्टम का मेटा रेव और दूसरा है आर्गस जो है ओरेकल का सॉफ्टवेयर। तो उनको बेसिक जो होता है दोनों का वो सिर्फ पढ़ना चाहिए, तो बेसिक का प्रिपेयर करना चाहिए कि क्या होता है, क्यों हम उसको प्रोसेस करते हैं केस को, या फिर किसके लिए यूज़ होता है सॉफ्टवेयर्स वगैरह। और बेसिक जो है क्लिनिकल रिसर्च के डेफिनेशंस जो है, लाइक जो फार्माकोविजिलेंस पीवी जो डेफिनेशन है पीवी का, तो वो हम ये कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें। और जो क्लिनिकल रिसर्च के फेजेस भी है 1, 2, 3, 4 फेजेस जो है, वो क्यों है, क्या है, एनडीए क्या है, नीडा क्या है, आईएनडीए क्या है, ये सब कुछ जो है, फिर आईबी का क्या रोल होता है, ये डेफिनेशन जो है बेसिक्स वो कर सकते हैं प्रिपेयर। और उसके सिवा भी आप जो थोड़ा जॉब हंटिंग करते रहे, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि नौकरी है, मॉन्स्टर्स है, उस पे आते हैं आपको कॉल एचआर पे, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा सर। ओके। एंड प्रतीक, ये जो आपने 2 सॉफ्टवेयर बताए, तो इसमें हाउ अबाउट द कोडिंग पार्ट, डज इट रिक्वायर कोडिंग, कोडिंग की कोई ज़रूरत होती है? नो सर, इट्स लाइक end user thing. So we are end user of Oracle's Argus and Meta Ray. तो हम सिर्फ टाइप करते हैं, नो नॉट कोडिंग। ओके, या ओके। यानी आप डेटा का प्रोसेसिंग करते हो एंड बस, दैट डजंट रिक्वायर्ड कोडिंग। यस सर। और हम सर एक्सेल पे भी काम करते हैं, एमएस एक्सेल। एमएस ओके। एक्सेल जो होता है उसका भी हम यूज करते हैं इसमें। तो मतलब एडवांस पार्ट नहीं, बट हम लोग बेसिक पे यूज करते हैं एक्सेल। या तो बेसिक्स में क्या होता है, मतलब आप वो कुछ डेटा होता है उसमें या कुछ क्रिएट करते हो, व्हाट इज दैट? यस सर, हमको एसएनआर मिलता है सर, सेफ्टी इवेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट, वो हमको एक्सेल से ही मिलता है। तो हम लोग ओके। उसमें यूज कर सकते हैं, और हम लोग आंसर क्वेरीज करते हैं, जो हम लोग क्वेश्चंस रेज करते हैं इसमें, क्वेरीज रेज करते हैं मेटा रेव में, तो हमको उसका रिपोर्ट मिलता है एक्सेल के थ्रू, तो हम लोग वो रिव्यू करते हैं ऐसा। ओके। सो गाइस, आज प्रतीक ने आपको फार्माकोविजिलेंस में ड्रग सेफ्टी एसोसिएट या सेफ्टी एसोसिएट होता है जो जॉब रोल, उसके बारे में डिटेल में बताया। कुछ इंटरव्यू की भी टिप्स दिए, कुछ क्वेश्चंस भी बताए एंड सैलरीज भी बताए, काफ़ी चीज़ें प्रतीक ने बताई हैं। एंड सो होप, हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से आइडिया तो ज़रूर मिला होगा। एंड मैं प्रतीक से एक बार कम्युनिकेट करूँगा, और पॉसिबल होगा तो मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक या व्हाट्सएप वट एवर जो वे होगा उनसे आप जो कम्युनिकेट कर सकें या कुछ हेल्प ले सके, वो मैं चैनल के जो, मतलब चैनल के नहीं, ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है मैं ऐड कर दूंगा। सो आप उनसे भी कुछ जान सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली, कभी भी कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, सही बात है, प्रतीक कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो कुछ चीज़ें बाकी रह गई होंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, आई एम डैम श्योर, वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, या तो मैं या तो प्रतीक आपको ज़रूर आंसर कर देंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, एंड स्पेशली थैंक्स टू प्रतीक, ये वीडियो के लिए टाइम देने के लिए और अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। तो बाय बाय दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू प्रतीक।